अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। सन 1952 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में जनसंघ की स्थापना हुई थी। 1977 में जेपी आंदोलन के बाद जब कई दलों को लेकर जनता पार्टी की सरकार बनी तो जनसंघ भी इसमें शामिल हुआ। इस सरकार में 2 मंत्री बने, अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी। उन दिनों भाजपा के लिए खुद की प्रासंगिकता बनाए रखने की चुनौती थी। भाजपा ने हवा का रुख भांपा, लाल कृष्ण आडवाणी ने राम मंदिर निर्माण का आंदोलन छेड़ा और हिंदुत्ववाद के साथ आगे की राह पकड़ी। 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद प्रकरण के बाद भाजपा ने देश की राजनीति में कांग्रेस के विकल्प के तौर पर अपनी जगह बना ली। 1996 में वाजपेयी के नेतृत्व में केंद्र में पहली बार भाजपा की सरकार बनी, लेकिन बहुमत नहीं होने से यह केवल 13 दिन चली। 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी दूसरी बार सरकार में आए। हिंदुत्ववाद के साथ आगे बढ़ी भाजपा को वाजपेयी ने एक नई विचारधारा और सिद्धांतों से भी सींचा। भाजपा की नींव आरएसएस के कंधों पर जरूर थी, फिर भी वाजपेयी ने पार्टी को कट्टरवाद से दूर रखा। आज भाजपा केंद्र में अपने दम पर सत्ता में है, लेकिन आज बतौर राष्ट्रीय पार्टी के रूप में राजनीतिक पंडित उस पर कई सवाल उठा रहे हैं। आज नरेंद्र मोदी और अमित शाह के नेतृत्व वाली भाजपा सबका साथ सबका विकास का नारा लेकर अपनी विकास यात्रा के अगले चरण पर चल रही है, लेकिन आज इसी भाजपा पर अपने पुरोधाओं को दरकिनार करने के आरोप भी लग रहे हैं। हाल ही में वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी के ब्लॉग में भी उनकी पीड़ा साफ दिखाई दी है। जिस भाजपा के साथ वो चले थे, आज वो उस तरह का उसे नहीं पाते हैं। 2019 के चुनाव में पीएम मोदी की भाजपा है और भाजपा के स्थापना दिवस के मौके पर पुरोधाओं का दर्द भी दिखाई दे रहा है। आज के दिन सबसे बड़े राजनीतिक संगठन यानी हम सबके दिलों में बसी भाजपा का गठन हुआ था और इसका हम सभी देश प्रेमियों को गर्व है। बीजेपी इसलिए विशेष है क्योंकि ये पार्टी न तो धनबल से बनी है और ना ही बाहुबल से बनी है। जसवंत सिंह, जसवंत सिन्हा, अरुण शौरी, मुरली मनोहर जोशी और लाल कृष्ण आडवाणी जैसे पुरोधाओं के साथ भाजपा के दिग्गज सांसद शत्रुघ्न सिन्हा तो पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए। इस मौके पर शत्रुघ्न ने भी भाजपा पर आरोप लगाया कि भाजपा में वरिष्ठ लोगों का अपमान हुआ है। उन्होंने इस दौरान कहा कि भाजपा की लोकशाही अब तानाशाही में बदल चुकी है। शत्रुघ्न कभी भाजपा के टिकट पर पटना साहिब से उम्मीदवार होते थे, लेकिन उनका टिकट काटकर रविशंकर को दिए जाने के बाद वे आहत थे। इस दौरान शत्रुघ्न ने नोटबंदी को देश का सबसे बड़ा घोटाला भी करार दिया। जैसे भारतीय जनता पार्टी ने, मुझे दुख हो रहा है कि आज उनके स्थापना दिवस पर मुझे कहना पड़ रहा है, जहां का मैं परिवार का एक हिस्सा रहा हूं, कि इस पार्टी ने सही कदर नहीं की लोगों की और ना अपनों की ना तथा कथित परायों की। इन्होंने विरोधियों को दुश्मन की नजर से देखा। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। हेलो 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 हेलो, मोदी आ रहा है आपके पास? नमस्कार, जन टीवी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात कर रहे हैं
एक खास पार्टी, खास दिवस। हम बात कर रहे हैं भाजपा और उसके स्थापना दिवस की। पार्टी जनसंघ के बाद भाजपा का रूप बनी और भाजपा 1980 से अब तक यानी कि 36 साल का जो सफर तय किया है, 38 साल का, उस सफर में कहां तक पहुंचे। यूं तो अगर बात करें केवल अकेली भाजपा की बात नहीं है, बदलाव समय की आवश्यकता होती है और एक प्रकृति का नियम भी है। समय के साथ साथ तमाम चीजें बदलती हैं, तो भला राजनीति क्यों नहीं। जिन पंचनिष्ठाओं के साथ में भाजपा का आगाज हुआ था, वो आज किस मोड़ पे है। क्या वास्तव में सिद्धांतों की बात की जा रही है। सवाल कांग्रेस का नहीं है, सवाल भाजपा का नहीं है, दूसरी पार्टियों का भी नहीं है, लेकिन जो नेता या कहेंगे उसके फाउंडर जिन मूल्यों के साथ राजनीति की अवधारणा को आगे बढ़ाने की पहल की, मुल्क कोई भी हो, यह आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। यही राजनीति पे भी यही चीजें पूरे सलीके के साथ में फिट बैठती हैं। जब एक कोई दल अपने पथ से भ्रष्ट होता है या पथविहीन होना शुरू होता है, तो लोगों को लगता है कि कोई एक आवश्यकता है जिसे हम पूरी कर सकते हैं। वाकया छोटा सा है। दिल्ली की अगर हम बात करें, आम आदमी पार्टी, कहा यह जाता है कि इनका उदय धरने प्रदर्शन इनसे हुआ, लेकिन वो बीजेपी और कांग्रेस से जब उबे हुए लोग थे, तो एक नए विकल्प के लिए उन्होंने आम आदमी पार्टी को दिल्ली की सियासत पे बैठा, यानी कि दिल्ली विशेष राज्य, उसकी हुकूमत अरविंद केजरीवाल को सौंपी। इसी तरह से जब कांग्रेस का विरोध, इंदिरा गांधी का विरोध होने लगा, तो बीजेपी को लगा कि अब बीजेपी का उदय होना चाहिए, और उस वक्त के काफी दिग्गज नेताओं ने मिलकर के और इसकी नींव रखी। पंचनिष्ठाओं का इसमें समावेश रखा। कहा गया कि आइडियोलॉजी से कोई समझौता नहीं होगा। हुआ भी। जब एक वोट से सरकार अटल बिहारी वाजपेयी की जा रही थी, उस वक्त बीजेपी के लिए एक वोट लेना कोई बड़ी बात नहीं थी। फ्लोर मैनेजमेंट के लिए माहिर उस वक्त प्रमोद महाजन के लिए तो मुझे लगता है कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने स्पीच में एक बात कही थी कि यह राष्ट्र रहना चाहिए, पार्टियां आती हैं जाती हैं, हॉर्स ट्रेडिंग बीजेपी की फितरत और नियत नहीं है। खैर, वही सब चीजें, क्या बीजेपी वही बीजेपी 1980 में जिन लोगों ने बनाया था कि आज उसी मोड़ पे है, लेकिन सत्ता के लिए क्लियर मेजोरिटी वर्तमान पीढ़ी ही बीजेपी के लिए लेकर आई, यह भी एक बड़ी बात है, इसे स्वीकार भी करना चाहिए। तो क्या वास्तव में देश की सियासत में सिर्फ बात एक ही रही गई है कि विनिंग फैक्टर होना चाहिए, दागी हो चाहे बागी, आइडियोलॉजी बचे ना बचे, लेकिन सत्ता की कुर्सी होनी चाहिए। चलिए, यही हमारा आज का मुद्दा। और हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं भाजपा नेता शिवचंद साहू साहब, वरिष्ठ नेता हैं, और मुझे जहां तक ध्यान होगा कि शायद 1980 में जब बीजेपी का उदय हुआ होगा जनसंघ के बाद, शायद हो सकते हैं कि साहू साहब उस वक्त के हों। अरुण शर्मा साहब कांग्रेस के सीनियर लीडर हमारे साथ में हैं। महेश शर्मा साहब वरिष्ठ पत्रकार और समीक्षक हैं हमारे साथ। धर्मवीर चंदेल वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। सभी का स्वागत है। महेश जी, आपके पास आना चाहूंगा मैं। हम समय की समीक्षा जरूर करते हैं, और अगर हमारी जमात इन सब मुद्दों को अगर नहीं छुएंगे, तो मुझे लगता है कि हम भी हमारे साथ या आने वाली पीढ़ी उसके साथ एक अन्याय करेंगे, एक अपराध करेंगे कि कम से कम समय को ध्यान में रख करके चीजों का समय समय पर समीक्षा जरूर करनी चाहिए। हम घर में भी कोई बात होती है, बच्चे के लिए एग्जामिनेशन में अच्छे स्कोर आते हैं, तो भी हम देखते हैं कि हां, थोड़ा सा और बेहतर कर सकता था। कम मार्क्स आते हैं तो हमारे लिए एक नसीहत होती है कि इसकी समीक्षा होनी चाहिए। उसी तरह से समय की समीक्षा जर्नलिज्म का एक धर्म है, वो करनी चाहिए। आज हम बीजेपी के इस पड़ाव की समीक्षा करना चाहेंगे, और मैं जानना चाहूंगा आपसे, 1980 में बीजेपी का जनसंघ के बाद जब उदय हुआ, तब से आज तक आपकी कलम सतत इस प्रक्रिया को भी देखी है और आज के दौर को भी देख रही है। मैं जानना चाहूंगा कि किस तरह से देखते हैं आप इसे। भाजपा का जिस तरह से उदय हुआ, तो उस समय मतलब जिस तरह से एकदम शून्य पे पहुंच गई थी, फिर बाद में दो सीटों पे आई। ये 2 से 282 तक का इन्होंने सफर तय किया है। इस 2 से 282 तक का सफर करने में इन्होंने अपने हिंदुत्व के एजेंडे को भी आगे चलाया,
राम मंदिर के मुद्दे को भी लिया है, और साथ में ग्लोबलाइजेशन का जो भी है उसमें भी मतलब दौर में भी इनमें सहायक रहे हैं ये, और साथ साथ ही जिस तरह से मतलब आप ये इस दौर में पहुंचे हैं, उस दौर मोदी काल के अंदर पहुंचे हैं, उस दौर को भी देखा है। और जिस समय भाजपा की जो स्थापना की थी उसमें अटल बिहारी वाजपेयी और आपके लाल कृष्ण आडवाणी, इनके जो पुरोधा थे, आज वो नहीं रहे, आज पार्टी में नहीं है। एक की तो दिवंगत हो गए हैं और दूसरे जो है मौजूदा उनको एक तरह से इस बार 91 साल की आयु को ध्यान में रखते हुए उनको रख दिया गया है। लेकिन इसके पूर्व एक बात और देखनी पड़ेगी कि जो इससे पहले ये जनसंघ जो के रूप में इनका पार्टी जानी जाती थी, आखिर ऐसी क्या बात है, पहले जनता पार्टी में इनका समावेश हुआ था। तो जनता पार्टी में जो समावेश हुआ था तो उसका उस समय मतलब क्या होता ना, ये कि मुद्दा उठा था कि 2 सदस्यता वाली मतलब का दल नहीं चलेगा। एक जो है आरएसएस से, ये चूंकि संगठन आरएसएस से जुड़ा रहा है और आरएसएस इसकी मतलब क्या होता ना मूल जड़ है, जो जिनको मतलब क्या होता ना जहां से इनको दृष्टि मिलती है या उनके मतलब क्या होता ना पॉलिसीज के अनुसार ये चलते हैं। तो इस बात को लेकर के जनता पार्टी में जब ऐसे विघटन के हालात बने थे तब इन्होंने अपना अस्तित्व उसको बनाया था। उस अस्तित्व को बनाने के बाद में और इंदिरा जी की जो उसमें आतंकवादियों ने जो हत्या की थी, उसके बाद से एकदम इनका बिल्कुल शून्य तक पहुंच गए थे। लेकिन 2 सीट मिली थी इनको उस दौरान के, उस 2 का सफर को किस तरह से मिलाया है, तो मुख्य जो थी वो सोमनाथ से अयोध्या की जो यात्रा थी, और उस दौरान जो है बाबरी मस्जिद का जिस तरह से दही है वो, उस दौरान मतलब क्या होता है बाद में जो चुनाव हुए उसमें इनका उदय हुआ, वहां से शुरुआत होने लगी है। तो इस दौरान की अगर हम 2-3 काल से अगर ये बात करें कि आडवाणी जी ने इसको मतलब क्या होता है भाजपा को बूस्ट देने का काम किया है, नेतृत्व अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया है। लेकिन हाँ, पूरा का पूरा एजेंडा जो था वो जनसंघ वाला ही चलता रहा। इसके बाद में जब उदारीकरण जब इन्होंने अपनाया, जब से सत्ता में आए, और उस समय तक आदर्शता अटल बिहारी वाजपेयी के शाइनिंग इंडिया तक का जो दौर था, 13 महीने 13 दिन 13 महीने 13 साल 13 क्या नाम है, उसके बाद में जो 5 साल तक इन्होंने शासन किया, तो उन्होंने अपनी छाप छोड़ी है कि संगठन को किसी तरह से मजबूत या मतलब संगठन ये जो गठबंधन को की सरकार को इन्होंने चलाया। लेकिन ये पहला मौका है जब ये एक नए चेहरे के रूप में मोदी को, जिन्होंने अपना मतलब आपके पास आऊंगा, वापस आऊंगा आपके पास में धर्मवीर जी के पास जाना चाहूंगा। मैं धर्मवीर जी के पास जाना चाहूंगा एक बार। धर्मवीर जी आपके पास आना चाहूंगा, जानना चाहूंगा मैं आपसे कि यह बात सही है कि अटल बिहारी वाजपेयी 99 में प्रधानमंत्री बने तीसरी बार में, एक बार 13 दिन में सरकार 96 में जब पहली बार बने, उसके बाद वापस से 98 में एक बार बने, फिर उसके बाद 99 में बने। लेकिन यह जो दौर रहा वाजपेयी का, 5 साल पहली बार जब सरकार कंप्लीट कर पाई, लेकिन अभी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो क्लियर मेजोरिटी, हालांकि एनडीए में काफी सारे दल रह करके उन्होंने अपनी सरकार बनाई, लेकिन फिर भी क्लियर मेजोरिटी, वो जो मैजिक नंबर 272 का वो बीजेपी क्लियर कर चुकी थी, उससे भी 10 सीट ज्यादा थी। दौर बदला है, बीजेपी के चेहरे भी बदले समय के साथ साथ, लेकिन एक 38 साल के पड़ाव में सत्ता तो हासिल कर ली, लेकिन सवाल यहां एक खड़ा होता है कि क्या आइडियोलॉजी बीजेपी की जो रही, क्या उसी के दम पे, या फिर विनिंग फैक्टर रहा कि देखिए राजनीति में कोई हम साधु बनने तो आए नहीं है, सत्ता होनी चाहिए, और जब तक सत्ता नहीं मिलती है तो बात भी सही है कि पार्टी क्या करना चाहती है, क्या उसका विजन है, पता नहीं लगता। लेकिन आइडियोलॉजी और सत्ता, क्या बीजेपी ने इससे कंप्रोमाइज किया है? देखो, जो आपने जो सवाल किया है उसको मैं 2 प्रकार से देखता हूं। पहला तो यह कि जब देश में एकमात्र पार्टी थी कांग्रेस, तो जो राजनीतिक कार्यकर्ता थे विचार करते थे कि क्या कभी इस देश में गैर कांग्रेसवाद पनप पाएगा, नहीं पनप पाएगा, या केवल कांग्रेस ही सत्तारूढ़ रहेगी। तो भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी उपलब्धि तो यह है कि उन्होंने कांग्रेस के शासन को खत्म किया और एक दूसरी पार्टी देश में अस्तित्व में आई।
क्योंकि लोकतंत्र के लिए जरूरी है कि दो दलों का होना बहुत आवश्यक है। लोकतंत्र वो बेहतर होता है जिसमें बहुदलीय व्यवस्थाएं होती हैं। लेकिन कांग्रेस का इतना त्याग था आजादी के संघर्ष में कि देश की जनता को कांग्रेस पर विश्वास था और कांग्रेस को देश की जनता पर विश्वास था। लोगों को इस बात का विश्वास नहीं था कि कभी ऐसा दौर आएगा जब कांग्रेस सत्ता से हट जाएगी। तो भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी उपलब्धि तो यह रही कि जो डॉक्टर लोहिया, जेपी कृपलानी ने कहा कि देश में गैर कांग्रेसवाद आना चाहिए, उसको तस्दीक यदि किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। भारतीय जनता पार्टी के खाते में सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि 1977 में अन्य दलों की सरकार बनी, 89 में अन्य दलों की सरकार बनी, लेकिन वो सरकार 5 साल नहीं चल पाई। ये क्रेडिट अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को है कि उन्होंने 13 दिन सरकार चलाई, 13 महीने सरकार चलाई और फिर 5 साल सरकार चलाई। स्थायित्व, विभिन्न दलों को मिलाकर जो स्थायित्व की राजनीति भारतीय जनता पार्टी ने की है, वो भारतीय सियासत में स्वर्णिम अक्षरों में लिखी हुई है। क्योंकि उससे पहले लोग ये समझते थे कि कांग्रेस के अलावा किसी भी दल में यह ताकत नहीं है कि 5 साल सरकार चला सके। इस परिभाषा को यदि किसी ने बदला है तो भारतीय जनता पार्टी ने बदला है। अब जैसा कि आपका सवाल था कि क्या भारतीय जनता पार्टी अपने सिद्धांतों से, अपने मूल्यों से दूर हुई है, तो मैं कहना चाहूंगा कि गांधी का एक सिद्धांत था जो बीजेपी भी मानती है कि गांधीय समाजवाद आना चाहिए। गांधी जी कहा करते थे कि साध्य के लिए साधन भी पवित्र होना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, तो नेताओं ने साध्य कैसा भी हो, साध्य को प्राप्त करने के लिए अनुचित साधन, गैर जरूरी साधन, अवांछित साधन का प्रयोग करके सत्ता ही लक्ष्य रह गया है। ये 21वीं सदी में भारतीय राजनीति में एक नई परिभाषा का जन्म हुआ है। और मुझे इसमें कहने में कोई गुरेज नहीं है कि बीजेपी ने भी जो कहीं ना कहीं जो मूल्य सिद्धांत हुआ करते थे उनको छोड़ने का कार्य किया है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो विकास यात्रा है वो हिंदुत्व के बलबूते आगे बढ़ी है। जब इंदिरा गांधी जी को प्रधानमंत्री के तौर पर उनके अंगरक्षकों ने मारा तो उस समय भारतीय जनता पार्टी केवल 2 सीटों पर सिमट गई। मुझे आपके मंच पर कहते हुए, जानकारी देते हुए बड़ा हर्ष का अनुभव हो रहा है कि उस समय भारतीय जनता पार्टी के जो तथाकथित बड़े नेता हैं, चाहे अटल जी हो, अडवाणी जी हो, मुरली मनोहर जोशी हो, तमाम बड़े नेता चुनाव हार गए और भाजपा को दक्षिणी भारत से 2 सीटें मिली। और उस समय कयास लगाया जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी उत्तरी भारत में बढ़ने की बजाय दक्षिणी भारत में बढ़ेगी। लेकिन उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने जो विकास यात्रा की वो उत्तरी भारत में की। और मुझे कहते हुए बड़ा ही एक अजीब सा अनुभव हो रहा है कि जो विकास यात्रा में जो मुद्दे इन्होंने बनाए कि हम राम मंदिर बनाएंगे, हम धारा 370 खत्म करेंगे, हम समान नागरिकता सिद्धांत को अपनाएंगे, जो आरएसएस का जो मूल वोट, जो आरएसएस के जो विचारधारा के जो मानने वाले लोग हैं, जो स्वयंसेवक हैं, ये इसी बिंदु पर लगे थे कि आइडियोलॉजी लेकर के बीजेपी आगे बढ़ रही थी, उसी के आधार पे पार्टी का गठन हुआ था। मैंने वही सवाल किया था आपसे, क्या सैद्धांतिक तौर पे भाजपा ने सत्ता हथियाने के लिए पूरा समझौता कर लिया, ये कहा जा सकता है? तो इनको लगता है कार्यकर्ताओं को कहीं ना कहीं हमसे छल हुआ है। लेकिन मुझे यह भी बताना है कि आज जिस प्रकार की परिदृश्य देश में बनी है और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह एक राष्ट्रवाद का मुद्दा उठाया है, जनता की भावनाओं को जोड़ने का काम किया है, क्योंकि जब देश रहेगा तो हम रहेंगे, इस भाव को भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी मुस्तैदी जनता को समझाया है और ये कहा है। मैं लौटूंगा आपके पास में, आऊंगा मैं लौटूंगा आपके पास में। एक बार अरुण शर्मा जी के पास जाना चाहूंगा। कांग्रेस नेता अरुण शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, मैं अरुण जी के पास जाना चाहूंगा। अरुण जी आपके पास आना चाहूंगा मैं। अरुण शर्मा जी के पास जाना चाहूंगा। धर्मवीर जी मैं रोकना चाहूंगा आपको, एक बार मैं रोकना चाहूंगा। मैं अरुण शर्मा जी के पास जाना चाहूंगा। बदलाव का दौर आया है, अरुण जी के पास जाना चाहूंगा। अरुण जी मैं आपसे जानना चाहूंगा कि वैसे तो देखिए बीजेपी का स्थापना दिवस है, उन्हें शुभकामनाएं, लेकिन क्योंकि राजनीति में जैसा भी धर्मवीर जी ने कहा कि बहु आयाम, बहु पार्टियां ये होनी चाहिए लोकतंत्र की मजबूती के लिए, क्योंकि एकल अगर सैद्धांतिक वो रहेगा अध्यक्ष प्रणाली तो वो शायद हमारे संविधान को भी मंजूर नहीं थी, हम उस ओर चले जाएंगे। खैर जो वर्तमान में मैं बीजेपी के सिद्धांतों की बात, आइडियोलॉजी को लेकर के बड़ी बातें रहा करती थी। अडवाणी जी का ब्लॉग भी इसमें एक है कि सिद्धांतों के साथ में बीजेपी का गठन हुआ था, वो कुछ उस पे एक्सक्लेमेटरी साइन भी कर रहे हैं कि क्या ऐसा हो पा रहा है जो होता है। आप किस तरह से देखते हैं इस सफर को? 38 साल का है ये।
देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने तमाम बीजेपी के साथियों को और यहाँ साहू साहब हैं उनको उनके स्थापना दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। और भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 36-38 साल में बहुत सारे उतार चढ़ाव इस यात्रा में देखे हैं। बेसिकली इनकी जो उत्पत्ति हुई थी वो कांग्रेस को एक विकल्प देने के रूप में हुई थी और इन्होंने जो रास्ता चुना वो हिंदुत्व को प्रमोट करने का, राम मंदिर का मसला, ये इनके महत्वपूर्ण पड़ाव थे जहां से इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को शुरू किया। उसमें आडवाणी जी का काफी बड़ा रोल है। आपको याद होगा उनकी ऐतिहासिक रथ यात्रा जो बीच में लालू यादव जी ने रोक दी थी, उसके बाद के जो घटनाक्रम है वो सब आपके सामने है। और 2 सीट से ये पार्टी ने धीरे धीरे अपनी जड़ें जमाना शुरू की और जैसा अभी सभी ने उल्लेख किया है कि 3 बार उन्होंने सरकार बनाई। एक बार 13 दिन की थी, एक बार 13 महीने की थी और फाइनली वाजपेयी जी ने एक कोएलिशन गवर्नमेंट अपनी बनाई जो काफी कोएलिशन पार्टनर होने के बावजूद मैं कहना चाहूंगा कि उन्होंने पहली बार ये दिखाया कि बहुत सारे लोग, विभिन्न मतों के लोगों के साथ, पार्टियों के साथ मिलकर भी सरकार चलाई जा सकती है। काफी बुद्धिमान और समझदार आदमी थे, बड़े दिल के आदमी थे, तो उन्होंने ममता बनर्जी को भी साथ रखा, जयललिता जी को भी साथ रखा, जो कि बहुत आसान काम नहीं था उस जमाने के हिसाब से। लेकिन आज जो भारतीय जनता पार्टी है 2014 से के बाद, ये मतलब ऐसा कालखंड है आप सेपरेट कर सकते हैं 2014 से पहले की भारतीय जनता पार्टी और आज की भारतीय जनता पार्टी। उसमें रात दिन का फर्क। क्या फर्क क्या लग रहा है आपको अरुण जी? फर्क क्या लग रहा है? वाजपेयी जी की सरकार में भी इवेंट मैनेजमेंट के रूप में एक छोटा एडिशन प्रमोद महाजन जी के रूप में मौजूद था, जिनको काम को दिखाना आता था, अच्छे स्लोगन बनाने आते थे, शाइनिंग इंडिया वगैरह सब उन्हीं की देन थी। लेकिन फिर भी आप जैसा जानते हैं कि 2014 में कारगिल युद्ध के बावजूद, शाइनिंग इंडिया के बावजूद सरकार को जाना पड़ा। कांग्रेस दोबारा आई, अगले 10 साल रही। 5 साल बाद दोबारा मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में जनादेश मांगा गया, जनता ने फिर अभी अंतर क्या लग रहा है आपको? अंतर क्या लग रहा है? आपने कहा कि इस कालखंड को अलग कर देना चाहिए, अलग अलग किस आधार पे अलग कर रहे हैं आप? अंतर क्या लग रहा है आपको? जी मैं आपको बता रहा हूं सर। अंतर एक तो ये है कि देखिए, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी 2014 से पहले एक आपस में एक सम्मान का रिश्ता था। वर्षों बीजेपी विपक्ष में रही, लेकिन फिर भी आपको पता है उनके कद्दावर नेताओं का सरकार में आदर था। पीवी नरसिम्हा राव ने अटल बिहारी जी को यूएन की मीटिंग में भेजा। जब जब भी जरूरत पड़ी बीजेपी की सहयोग की, लिया गया। सोनिया जी ने अटल जी की नेम प्लेट लोकसभा से हटाने को मना किया। राजीव जी ने अटल जी को इलाज के लिए भेजा, उसमें मदद की। ये सब पब्लिक डोमेन में है, तो सद्भावना पूरी रहती थी। मैंने ऐसी फोटो भी देखी है जिसमें सुषमा जी, सोनिया जी साथ साथ खड़ी हुई खिलखिला के हंस रही हैं। तो पक्ष विपक्ष होने के बावजूद एक खास किस्म का सद्भाव और एक दूसरे की रेस्पेक्ट कि ये विपक्ष है, हम सरकार। अभी क्या लग रहा है आपको? अभाव है इसका? अभी आपको लग रहा है अभाव है इसका? ये बिल्कुल विलुप्त। जी हाँ, बिल्कुल विलुप्त। तो क्या एक तरफ से है ये अरुण जी? ये बड़ा चिंता का विषय है। क्या एक तरफ से है कि सभी राजनीतिक दल इसको एक जो सद्भावना है, सद्भावना का जो शब्द है, इसे हादसे पे डाल रहे हैं? एक राजनीतिक दल कर रहा है, सारे यही कर रहे हैं अभी? देखिए जी, वैसे तो मूलतः ये भारतीय जनता पार्टी का रुख है विपक्ष के प्रति। मतलब आपने इन 5 सालों में सुना होगा कि बाकी की सारी विपक्ष की पार्टियां भ्रष्ट हैं। कांग्रेस मुक्त भारत चाहिए था अमित शाह जी को। मैं पहले भी कह चुका हूं, ये कांग्रेस मुक्त भारत की कामना नहीं है, ये कामना है विपक्ष मुक्त भारत। अरुण जी, मैं लौटूंगा आपके पास में, मैं लौटूंगा। मैं
एक बार मैं ब्रेक से पहले मैं एक बार साहू साहब के पास में जाना चाहूंगा। साहू साहब, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आज के आपके पार्टी के दिवस की। और आप में मुझे लगता है कि 1980 में राजनीति में होंगे, उस वक्त से अब तक का जो सफर है आप देख रहे हैं बीजेपी का, सत्ता मिली है लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि आइडियोलॉजी के साथ में समझौता करके सत्ता हासिल की है बीजेपी ने। साहू साहब, देखिए योगेंद्र जी, मेरा स्पष्ट मानना है कि बीजेपी ने कोई आइडियोलॉजी से कोई समझौता नहीं किया, बल्कि जो जनसंघ काल से लेकर जो आइडियोलॉजी रही, उस आइडियोलॉजी को जिस जिस तरीके से जनमानस में आगे बढ़ाया जा सकता था वो बढ़ाने का काम किया। बीजेपी की जो स्थापना हुई वो स्थापना ही इसी उद्देश्य से हुई कि एक निश्चित विचारधारा की पार्टी की स्थापना का उद्देश्य रहा, जो परिवारवाद से मुक्त हो, जिसमें तुष्टीकरण की राजनीतिक नहीं हो, जिसमें कार्यकर्ताओं की बेस्ड पार्टी हो और जो जनता को ज्यादा से ज्यादा जो है मुद्दों पर विचार करने का अवसर दे, इस रूप में हुआ। और 2014 के बाद की भी मैं तो शुक्रिया अदा करूंगा हमारे कांग्रेसी प्रवक्ता जी की कि इन्होंने काफी जो है बीजेपी के जो 2014 के कार्यकाल को सराहा और हमारे पर जो है आगे के कार्यकाल के लिए भी कोई प्रश्नवाचक नहीं किया। बस इनकी थोड़ी सी पीड़ा ये रही कि कांग्रेस मुक्त भारत की जो है बीजेपी ने एक आशा रखी, जो नहीं होना चाहिए, विपक्ष भी मजबूत होना चाहिए। मैं इनकी उस बात का भी कोई खंडन नहीं करूंगा कि प्रजातंत्र में निश्चित रूप से विपक्ष मजबूत होना चाहिए। हमारा कांग्रेस मुक्त के साथ ये नहीं था कि विपक्ष कमजोर हो जाए, ये था कि परिवारवाद जो है भारतीय राजनीति में जितना कम हो सके उतना करें। बात रही एजेंडा साहब, मैं लौटूंगा आपके पास में, यह एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद वापस आपके पास आ रहा हूं मैं। साहू साहब एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर। बात कर रहे हैं हम भाजपा के 38 साल के सफर पर। मैं ब्रेक से पहले शिवचंद साहू साहब के पास में था, एक बार फिर लौटना चाहूंगा उनके पास में। साहू साहब, आपने कहा कि जिस आइडियोलॉजी के साथ में बीजेपी का उदय हुआ था उस पर आज भी बढ़ रही है, लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि अभी जैसे धर्मवीर जी ने कहा कि मुद्दे जो थे बीजेपी के वो थोड़े से डाइवर्ट हो गए और उन मुद्दों को भूल रहे हैं, नए मुद्दे गढ़े जा रहे हैं। नहीं, मैं धर्मवीर जी की बात को आगे बढ़ाते हुए कहूंगा कि बीजेपी ने मुद्दे बदले नहीं है, उन मुद्दों को जितना संभव हो सकता है, जैसा जनादेश है उसके मुताबिक जो है निरंतर आगे बढ़ रहा है। मैं आपको उदाहरण देके बताना चाहूंगा कि हमारा मुद्दा जो है आतंकवाद के खिलाफ में रहा कि आतंकवादियों के साथ तुष्टीकरण की राजनीति नहीं होनी चाहिए, और उस पर हमारी इस 2014 की सरकार ने स्पष्ट रूप से पूरे भारत को दिखा दिया है कि आतंकवाद करने वाला व्यक्ति किसी जाति और किसी धर्म का हो, उसको केवल किसी धर्म के नाम पर जो है कोई तुष्टीकरण के तहत जो है वोट की राजनीति के तहत उससे कोई समझौता नहीं किया जाएगा। यही वजह है कि 2014 के बाद में एक बात कही कि आतंकवाद के खिलाफ क्या बात कर रहे हैं। मुल्क में ऐसी कोई पार्टी है जिसे आतंकवाद को जो सहन कर पा रही हो, जिसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेना चाहती हो, ऐसी कोई पार्टी याद आ रही है आपको? कई धार्मिक स्थलों पर विस्फोट हो जाते थे, उनको प्राय जो है एक ब्रेक सा लग गया है। और अब उस स्थिति में कुछ मिलिट्री के साथ जो घटनाएं हुई उस पर भी हमने कंट्रोल किया है। इसलिए मैं कहना चाहता था कि साहू साहब, जो छोटा सा सवाल है मेरा, शुरू से ठीक है, एक छोटा सा सवाल है मेरा। आपने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ हमारा जो एजेंडा था मुद्दा जो बीजेपी का था, बीजेपी ने उसे छोड़ा नहीं है, लेकिन ऐसे कोई पार्टी याद आ रही है जो मुद्दा है के अंदर आतंकवाद के खिलाफ एक्शन नहीं लिया, जो भारतीय जनता पार्टी के पास अभी नहीं है। अगर सवाल आने वाले इस 2019 मेरा निश्चित रूप से, अगर आप मेरा छोटा सा सवाल है आपसे साहू साहब, एक छोटा सा सवाल है, मैं ये जानना चाह रहा हूं आपसे। आपने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ बीजेपी का एजेंडा आज भी कायम है, हम तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करते हैं,
ऐसा कुछ ध्यान है कि आतंकवाद के खिलाफ किसी राजनीतिक दल का एजेंडा कुछ दूसरा हो और आपका कुछ अलग हो? मैं राष्ट्रीय पार्टियों की बात कर रहा हूं। नहीं, आतंकवाद के संदर्भ में दूसरी पार्टियों का हमारा ये मानना रहा, सबसे लंबा कार्यकाल कांग्रेस का रहा। मैं ये नहीं कहना चाहता कि कांग्रेस कोई आतंकवाद को बढ़ावा देना चाहती हो, लेकिन ये कांग्रेस की मजबूरी रही। उसको एक निश्चित धर्म के लोगों से वोट की आकांक्षा बनी रही और उस आकांक्षा के कारण वो कठोर कदम उठाने से हिचकते रहे। इस वजह से थोड़ा सा मैं अंतर मानता हूं कि हमने उसके बारे में कठोर कदम उठाने में कोई रियायत नहीं बरती, जिस वजह से आज आतंकवाद पर कंट्रोल हो पाया। चलिए, मैं महेश शर्मा जी के पास जाना चाहूंगा। महेश जी के पास जाना चाहूंगा। महेश जी, आपसे जानना चाहूंगा, एक बात कही अभी साहू साहब ने कि ये बात हम नहीं कहते हैं कि किसी ने आतंकवाद पे कंट्रोल करने की कोशिश नहीं की, लेकिन वोटों के लालच में कांग्रेस ने इस ओर ध्यान नहीं दिया और आज यही वजह है कि आतंकवाद की कमर तोड़ दी है बीजेपी ने। देखिए, जहां तक इस जो मामला जो है आतंकवाद का, तो कमर जरूर तोड़ी है, लेकिन वहां के जो जम्मू और कश्मीर के जो नेता जिस तरह से जो बयान दे रहे हैं इन दिनों और जिस तरह से वापस सत्ता में आने की कोशिश कर रहे हैं, वो 370 की धारा को लेकर के हो, चाहे 35A की बात को लेकर के हो, चाहे मतलब कहते हैं ना एक अपना अलग सदर होने की बात कर रहे हैं, संविधान की बात कर रहे हैं, अपना मतलब कहते हैं ना वजीर आला जो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो चीज दे रहे, चाहे वो महबूबा जिस तरह से बयान दे रही है, जिस तरह से मतलब क्या कहते हैं उमर अब्दुल्ला कर रहे हैं जिस तरह की बयानबाजी, तो ये वापस से सत्ता की ओर आने की कोशिश कर रहे हैं। वही इंडिकेशन है जो कांग्रेस है, वो जो राजद्रोह वाला जो मामला है उसकी धारा को भी मतलब अमेंडमेंट करना चाह रही है। तो कहीं ना कहीं देखिए आने वाली अलायंस को भी ध्यान रख रहे हैं, तो ये बात अलग है। दिगर इस बात को तो हम अगर अब छोड़ दें, लेकिन हाँ ये जरूर है कि ये जो सबसे अगर भाजपा का अगर चरम बिंदु अगर माना जाए अभी तक का जो है दौर जो है वो 2014 जो जिसमें चरम बिंदु पे पहुंची है, और साथ साथ ही इस पार्टी ने सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान नहीं बनाई बल्कि राज्यों के अंदर भी सरकारें बनाई है। और एक बार तो स्थिति ये हो गई है कि पूरा देश ही मतलब क्या कहते हैं सैफून कलर में नजर आने लगा। लेकिन अभी भी इस जो पार्टी है इसके सामने सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो है, एक चुनौती रूप में कहा जा सकता है, वो है दक्षिण भारत में अभी तक इसका वजूद न के बराबरी कहेंगे, लेकिन आप कर्नाटक पहुंचे तो है। ये यहां मेरा एक सवाल है महेश जी, एक छोटा सा सवाल है मेरा, एक छोटा सा सवाल है मेरा आपसे, एक छोटा सा सवाल है महेश जी। सवाल यह है कि साहू साहब से जब पूछा गया कि क्या आइडियोलॉजी वही है, क्योंकि विचारधारा के आधार पर राजनीतिक दलों का पहले गठन होता रहा है, आज दावा तो किया जाता है लेकिन विचारधारा कितनी होती है सब जानते हैं। बीजेपी की विचारधारा के साथ अभी दावा कर रहे हैं साहू साहब की कोई समझौता नहीं हुआ। जो विचारधारा 1980 में उदय के समय थी, आज भी वही विचारधारा से हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं इस पे जानना चाहूंगा आपसे जरा। अगर विचारधारा हो, सबसे बड़ी चीज कि 282 जब इनके पास सदस्य, ऐसी क्या दिक्कत आ रही थी राज्यसभा में इनके पास कम संख्या होने की वजह से कई ऐसे मामले जैसे 3 तलाक हैं और दूसरे भी जो मामले हैं वो वहां तक नहीं पहुंचे। सबसे बड़ी है कि समान नागरिक संहिता और साथ साथ ही 370 का मामला, और इसके अलावा जो है मतलब जिस तरह की जो इनकी जो बात गो हत्या वाला मामला है, बीफ वाला, ये ऐसी जो चीजें हैं अभी तक ये नहीं करवा पाए, जबकि ये कर सकते थे और करवा सकते थे, क्योंकि राज्यों में इनकी सरकार और केंद्र में इनकी सरकार, तो एक ये इनकी कमी रही है। इसको शायद हो सकता है कि शायद इसी के लिए ये दूसरा वक्त मांग रहे हों, लेकिन हाँ ये चुनौती तो जरूर है। और साथ साथ ही इतना जरूर है कि जो बीजेपी का जो सत्ता में आने के बाद में कि पहले जो कांग्रेस के खिलाफ जो मोर्चेबंदी होती थी दूसरे दलों की, आज बीजेपी के खिलाफ पूरे देश भर में विपक्षी समय का बदलाव है, मतलब क्या कहते हैं गठबंधन महेश जी, ये समय का बदलाव कह सकते हैं। चले मैं लौटूंगा आपके पास में, धर्मवीर जी के पास जाना चाहूंगा एक बार धर्मवीर जी के पास जाना चाहूंगा। धर्मवीर जी, पूर्व प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी ने ऐसे वक्त अपना ब्लॉग लिखा, 4 तारीख को यानी कि गुरुवार को उन्होंने ब्लॉग लिखा और 6 तारीख को भाजपा का
स्थापना दिवस है, वो फाउंडर मेंबर है। क्या ये एक ऐसा वक्त था लाल कृष्ण आडवाणी के पास में जो एक बड़प्पन दिखा सकते थे, या यहां कहें कि अपनी, क्योंकि इस ब्लॉक से उनकी पीड़ा जाहिर हो रही है, यह अवसर पे क्या वास्तव में राजनीति से संन्यास या घोषणा कर सकते थे कि अब मैं आगे सक्रिय राजनीति में नहीं रहूंगा, पार्टी मेरा जो उपयोग कर सकती है मैं करता रहूंगा, या ऐसा कुछ कर सकते थे इस ब्लॉक के साथ में कुछ? उन्होंने जो ब्लॉग लिखा है उसमें विशेषतः जो बातें कही हैं उसके अनुसार कि अतीत को देखिए, भविष्य पे निगाह रखिए और स्वयं का आत्म विश्लेषण कीजिए। उन्होंने समझाने का प्रयास किया है कि जो यात्रा हमने शुरू की थी वो यात्रा कहां तक पहुंची और आगे हमें क्या करना है। साथ में जो आत्मनिरीक्षण की बात वो कहते हैं उसको हालांकि उन्होंने खोला नहीं, लेकिन ये बीजेपी को सोचना है कि ये बात उन्होंने जो उसमें तस्दीक किया है उसके अर्थ क्या निकलते हैं। राजनीतिक हलकों में इसकी अलग अलग व्याख्याएं की जा रही हैं। आडवाणी जी भारतीय जनता पार्टी को शून्य से शिखर तक ले जाने वाले इन भाजपा के आदि पुरुष हैं, महापुरुष है। यदि आडवाणी जी नहीं होते तो मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी आज इस मुकाम पर होती। मुझे 96 भी याद आता है, 95 भी याद आता है, जब भारतीय जनता पार्टी के लाल कृष्ण आडवाणी सर्वमान्य और सबसे बड़े नेता थे। जब इनकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग हुई तो उस समय तय था कि आडवाणी जी को ही भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रधानमंत्री का कैंडिडेट घोषित किया जाएगा। लेकिन आडवाणी जी ने बड़प्पन दिखाते हुए ये कहा कि मैं नहीं, भाजपा के प्रधानमंत्री पद के दावेदार अटल बिहारी वाजपेयी होंगे, और उन्होंने उस सत्ता को ठोकर मारी और अपना पद अटल जी को दे दिया। जबकि इसको देखकर अटल जी विस्मित हो गए, उन्होंने कहा कि ये क्या कर दिया आपने। लेकिन दोनों की इस तरह जुगलबंदी थी कि उस आह्वान को उन्होंने स्वीकार किया, और जो भारतीय जनता पार्टी का जो उत्कर्ष हुआ उसमें हम देखते हैं कि इनकी सरकारें बनी, 13 दिन बनी, 13 माह बनी, 5 साल बनी। लेकिन जिस तरह आज आडवाणी जी को ये स्पष्ट करना चाहिए था, एक कॉमन मैन के रूप में मैं कहना चाहता हूं कि जो उन्होंने ब्लॉग लिखा उसमें ये कह सकते थे कि मेरी अधिक आयु हो गई है इसलिए मुझे पार्टी ने टिकट नहीं दिया, या मैंने टिकट नहीं मांगा और मेरा कहीं और उपयोग हो सकता है। उन्होंने उसमें यह भी वर्णन किया है कि जनसंघ की यात्रा मैंने देखी है, भारतीय जनता पार्टी का उत्कर्ष मैंने देखा है। लेकिन मेरा मानना है कि यदि उसमें चंद लाइनें ये और भी लिख देते तो जो आज एक कुहासा छाया हुआ है कि आडवाणी जी नाराज हैं, क्षोभ में हैं, चिंतित हैं, कुंठित हैं, इन तमाम तरह की बातों पर पूर्ण विराम लग जाता यदि वो इन बातों को भी। धर्मेंद्र जी यहाँ पे यह लगता है, क्योंकि एक देखिए बीजेपी पे एक सवाल खड़ा हो रहा है, बीजेपी पे एक सवाल खड़ा हो रहा है कि जिसे एक महापुरुष के रूप में सब लोग मानते हैं, या तो बीजेपी को टिकट देना चाहिए था या विश्वास में लेकर के आडवाणी जी से यह कहलवाया जाना चाहिए था कि अब उम्र का यह पड़ाव है, सक्रिय राजनीति में वो उसका हिस्सा नहीं रहना चाहते। तो मुझे लगता है कि अलग बात होती, क्योंकि आडवाणी जी का जैसे मैंने आपसे पूछा, उनका जो ब्लॉग है वो साफ साफ इस ओर इंगित करता है कि वो चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन पार्टी ने टिकट ना दे करके और उनकी पीड़ा अपने ब्लॉग के जरिए उन्होंने जाहिर की है। अपने इसके कई अर्थ निकलते हैं, जो उन्होंने कहा है उसकी लोग अपने अनुसार। दूसरा साथ उन्होंने वर्तमान राजनीति और नेतृत्व, उनको भी ये बात एक सिखाने की कोशिश की है कि जो कुछ चल रहा है, जो उन्होंने लिखा है उस पर प्रधानमंत्री का ट्वीट आया है और उसके बाद अरुण जेटली जी ने अपनी बात कही है कि हमने एक क्राइटेरिया फिक्स कर दिया है, उसके तहत टिकट नहीं दिया। अब सवाल तब उत्पन्न होगा जब 2019 के बाद चुनाव नेक्स्ट बार होंगे और उस समय मोदी जी की उम्र कितनी होती है, तो क्या चुनाव लड़ पाएंगे या नहीं लड़ पाएंगे। तो उस समय उनको कसौटी पर कसा जाएगा कि आज नरेंद्र मोदी करीब 67 ईयर्स के हैं, 5 साल बाद उनकी उम्र 72 साल हो जाएगी। तो ऐसे में क्या आगे चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। यदि वो इस क्राइटेरिया को मानते हैं तो हमें स्वीकार करना होगा कि उन्होंने उस नियम को ढंग से फॉलो किया है। लेकिन पार्टी के सबसे वरिष्ठ नेता हैं, उनको कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए था और उनसे ये बात की जानी चाहिए थी कि हम आपको टिकट देंगे या नहीं देंगे। लेकिन मैं आपको यह भी निवेदन करूंगा आपके मंच के माध्यम से कि मुरली मनोहर जोशी ने एक पाती अपनी जनता को वहां लिखा कि मुझे पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महासचिव का फोन आया और उन्होंने मुझे कहा कि आपको चुनाव नहीं लड़ना है, पार्टी आपको टिकट नहीं दे रही है। तो मुरली मनोहर जोशी ने उस पार्टी को जनता के नाम लिखा, जो भाजपा के प्रमुख कार्यकर्ता हैं,
जहां से चुनकर आते हैं भेजा कि साहब मुझे पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री का ये फोन आया और उन्होंने कहा है। तो कहीं ना कहीं वरिष्ठ लोगों की अब इसको हर प्रकार से लोग देख रहे हैं कि उपेक्षा है, या वो लड़ने के लिए सक्षम नहीं थे, या परिस्थितियां ऐसी नहीं थी, या कुल मिलाकर के कहा जाए कि इसकी सही जो पुरोधा जिन्होंने पार्टी की नींव रखी वो तरस रहे हैं टिकट के लिए, उनकी इच्छा थी कि चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन कहीं न कहीं डायलॉग का अभाव कहें इसे कि उन नेताओं से बीजेपी के वर्तमान जो नेता है उनका डायलॉग नहीं रहा, कहीं ना कहीं कोई विश्वास का अभाव रहा है, यह माना जा सकता है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं डायलॉग होना चाहिए था, चाहे वो परिवार हो या पार्टी हो। यदि वरिष्ठ लोग हैं तो उनको कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए था। यदि पार्टी ने उनको कॉन्फिडेंस में लिया था तो एक बयान आडवाणी से दिलवाना चाहिए था कि भाई मेरी उम्र काफी हो गई। अब चलिए मैं लौटूंगा, अरुण शर्मा जी के पास जाना चाहूंगा, मैं अरुण जी के पास में जाना चाहूंगा, ऐसे में मैं धर्मवीर जी रोकना चाहूंगा, अरुण शर्मा जी के पास जाना चाहूंगा, मैं अरुण शर्मा जी के पास जाना चाहूंगा। अरुण जी आपसे जानना चाहूंगा, अभी आपने सुना आपके साथी साहू साहब ने एक बात कही है कि हम ये तो नहीं कहते कि आतंकवाद के खिलाफ किसी की इच्छा नहीं थी लड़ने की, लेकिन वोट की राजनीति के चलते कांग्रेस थोड़ा सा बैकफुट पे रही आतंकवाद के मामले में। आज भी है। मैं दो क्विक पॉइंट में अपनी बात कहूंगा। पहली तो ये कि जो आडवाणी जी का ब्लॉग है इसको ठीक से पढ़ना चाहिए। मुझे नहीं लगता इसमें उनकी टिकट की चाह की वेदना है। उनकी वाकई आयु 91 साल है, हो सकता है वो इतनी एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं भाग लेना चाहते हो। उनका जो ब्लॉग है उसमें साफ दिशा निर्देश हैं कि जिस तरीके से मौजूदा नेतृत्व चल रहा है उसकी दिशा ठीक नहीं है। जैसे उन्होंने बात फिर रिपीट किया है कि सबसे पहले राष्ट्र, फिर पार्टी और सबसे लास्ट में खुद। असल बात यह है कि खुद इस समय सर्वोपरि है। आप 5 साल में देख रहे हैं इस देश में करीब 1 लाख बार मोदी जी ने खुद अपने मुंह से मोदी जी अपना नाम लिया होगा। मेरे कान तरस गए हैं भारत सरकार का नाम सुनने को। वो कहते ही मोदी सरकार है, मैंने ये किया, मैंने वो किया, ये मतलब पूरा प्रचार मैं पे टिका हुआ है। तो और पार्टी के अच्छे अच्छे बड़े बड़े लोग हाशिए पे हैं। आज भी एक पुराने फिल्म कलाकार हैं हालांकि, लेकिन 2 दशक से जुड़े हुए शत्रुघ्न सिन्हा चले गए, यशवंत सिन्हा साइड में है, अरुण शौरी साइड में है। तो मतलब जो भी थोड़ी सी भी रीढ़ की हड्डी रखता है भारतीय जनता पार्टी में या बोलने की हिम्मत करता है वो साइडलाइन किया जाता है। इसलिए उन्होंने शेयर किया है कि राष्ट्र पहले, पार्टी बाद में और सबसे बाद में आप खोदो। सीक्वेंस इस समय उल्टी चल रही है। दूसरा पॉइंट मैं जल्दी से कवर करना चाहता हूं। एक ये कमाल की भ्रांति है कि मौजूदा भारतीय जनता पार्टी ने आतंकवाद की कमर तोड़ दी है। इससे पहले आतंकवाद का साम्राज्य था इस देश में। ये कमाल की मजाक है। पाकिस्तान 70 साल से हमारा पड़ोसी है, जैसा है हम सब जानते हैं। 4 युद्ध में हम उसको पराजित कर चुके हैं। 5 फुट 1 इंच के लाल बहादुर शास्त्री जी ने भी उनका हराया है। इंदिरा जी ने 2 हिस्से कर दिए उस मुल्क के, और हमने उसको हमेशा अपने स्थान पे बैठा के रखा है आतंकवाद के मामले में। सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, ये नए शगुफे हैं जो जिंदगी भर होते रहे हैं, लेकिन उनका जिक्र कभी नहीं किया जाता। मिलिट्री ऑपरेशंस हैं, सीक्रेट रखे जाते हैं, चुपचाप कर दिए जाते हैं। अगर आप ताकतवर हैं आपको बोलने की जरूरत नहीं है। आपको घोषणाएं नहीं करनी कि अंतरिक्ष में मैंने शक्ति मिशन किया है। उसको सीक्रेट रखो, दुनिया जब जरूरत पड़ेगी जान जाएगी। उससे आज की तारीख में अमेरिका आपको कह नहीं रहा होता कि आपने मलबा वहां अंतरिक्ष में गिरा दिया है जो खतरनाक है। लेकिन खैर, मैंने बताया ना, ये पूरा सरकार इस समय प्रचार पे चल रहा है। अरबों रुपए प्रचारों पे खर्च हो रहे हैं, आप सबको मालूम है ये। और मुख्य मुद्दा से चुनाव को भटकाया जा रहा है। आखिर में हमेशा ये लोग हिंदुत्व पे, पाकिस्तान पे, इन पे आ जाते हैं।
अब धीरे धीरे हिंदू भी समझने लगा है। 3 दशक हो गए योगेंद्र जी, 3 दशक से ये राम मंदिर बन रहा है। हर इलेक्शन से ठीक पहले इसको छेड़ा जाता है। इतनी मजबूत सरकार, इतना बहुमत, सारी अनुकूल स्थिति में भी ये राम मंदिर नहीं बना पाए। अगर आपको यही करना था कि न्यायालय का हम इंतजार कर रहे हैं, तो ये बात पहले भी थी, होनी ही चाहिए। हम तो खुद मानते हैं कि न्यायालय जो फैसला करेगा उसके अनुसार भव्य राम मंदिर बनना चाहिए। हम भी प्रणाम करेंगे रामचंद्र जी भगवान को। तो इसलिए चलिए, देखिए, विचारधारा से तो थोड़ा भटका हुआ है। अब सत्ता किसी भी कीमत पे चाहिए, ये हमने नॉर्थ ईस्ट में देख लिया है। इन्होंने सारी सरकारें वहां या तो कांग्रेस के आदमी तोड़ के बनाई हैं। एक राज्य तो ऐसा है जिसमें इनके 2 एमएलए हैं, फिर भी सरकार इनकी है लोकल पार्टियों को मिला के। गोवा का तमाशा अभी अभी आपने देखा है। माननीय पर्रिकर जी, अभी उनकी अंत्येष्टि भी नहीं हुई है, जाके वहां सरकार बनाई गई। 40 विधायकों की प्रदेश में 2 डिप्टी सीएम, 3 दिन बाद कांग्रेस के 2 एमएलए खरीद के वो बेचारा एक डिप्टी सीएम तो 3 दिन ही डिप्टी सीएम रहा। तो ये विकृति धीरे धीरे आ गई है भारतीय जनता पार्टी में, जो वांछनीय नहीं है। मैं फिर कहता हूं कि 2 मजबूत दल देश में होने चाहिए, एक दूसरे की इज्जत करनी चाहिए और बिल्कुल नीतियों पे चलते हुए दल देश को आगे ले जा सकते। चलिए, अटल अडवाणी कमल निशान मांग रहा है हिंदुस्तान, ये स्लोगन कभी बीजेपी का हुआ करता था, आज बदल गया है दौर। आज कहा जा रहा है अच्छे दिन आएंगे, मोदी है तो मुमकिन है। साहू साहब, आपके पास आना चाहूंगा। कभी पार्टी के नाम पे और वहां के नेताओं के नाम पे वोट जो मांगे जाते थे, आपको बहुत अच्छे से ध्यान होगा, लगाए भी होंगे आपने नारे कि अटल अडवाणी कमल निशान मांग रहा है हिंदुस्तान। अब ये नारा बदल गया, अब कहा जा रहा है कि मोदी है तो मुमकिन है। जी, निश्चित रूप से पार्टी की मांग है। अब एक मुखी की बात कह रहे थे, एक मुखी बात हो चुकी है जिसका बीजेपी विरोध करती आई है। नेतृत्व अटल आडवाणी कर रहे थे, उस विचारधारा को अटल आडवाणी आगे बढ़ा रहे थे। भारतीय जनता पार्टी का जो ध्येय था उसको वो लोग बढ़ा रहे थे, तो हमने निश्चित रूप से उनका नारा भी लगाया। और आज जो है भारतीय जनता पार्टी ने तय कर लिया कि एक उम्र के बाद में जो लोग वृद्ध हो गए हैं वो उनको एमपी की टिकट नहीं दी जा सकती। उस स्थिति में हमारे जो वरिष्ठ नेता हैं उन्होंने इस बात को मान भी लिया है, हम उनके आदर्श पर चल रहे हैं, वो हमें मार्गदर्शन दे रहे हैं। अब कांग्रेस को माना किसने है कि अडवाणी जी साहब माना नहीं है, माना नहीं। अपनी पीड़ा लाल कृष्ण जी अडवाणी साहब ने अपने बयान में लिख दी, शत्रुघ्न सिन्हा छोड़ के चले गए, मुरली मनोहर जोशी ने खुला पत्र दिया था। अभी आपने किस तरीके से उपेक्षा के लंबे दौर में रहे थे और किस तरीके से महाजन उन्होंने लिख दिया कि आप बड़े संकोच में मत रहिए, मैं चुनाव नहीं लड़ रही हूँ। केवल गांधी परिवार को आगे बढ़ाने के लिए जो है सबने आपने एक बात कही थी। मैं कहना चाहता हूँ साहू साहब एक बात कही, साहू साहब एक छोड़ो सवाल है मेरा, साहू साहब एक सवाल है, तरीके के जो लोग साहू साहब एक सवाल है मेरा, साहू साहब एक सवाल है मेरा, एक सवाल है मेरा, जिसने मेरा सवाल ये है, साहू साहब अगर आप सुन रहे तो एक बार मेरा सवाल सुन लीजिए आप एक बार। पैदा किया मैं ये कह रहा हूँ आपको का जज्बा पैदा किया है, एक मुस्लिम का जिसका विरोध बीजेपी करती आई है, आज बीजेपी वहीं आकर के टिक गई है। मैं ये कहना चाह रहा हूं आपसे यह कह रहा हूं कि जिस एक मुखी नेतृत्व का अक्सर बीजेपी विरोध कर रही थी, खासकर इंदिरा गांधी को कोट करके, बीजेपी आज वहीं आ गई है जिसका विरोध क्या करती थी। नहीं, हम तो हमेशा ही विरोध करते रहे हैं, परिवारवाद का तो हमने शुरू से विरोध किया है। परिवारवाद की बात नहीं कर रहा हूं मैं, एक मुखी की बात कर रहा हूं। आपने कहा कि जब एक बार चर्चा आई थी कि इंडिया इज इंदिरा इज इंडिया, वही आज हो रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। ऐसा जो मोदी जी के कार्यकर्ताओं में जो एक भावना पैदा हुई है कि जो व्यक्ति ऐसा पैदा हुआ है जिसने देश की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक छाप बनाई है, जिसने गरीब को छुआ है, जिसने गरीब के घर में जो लाइनें लगती थी गैस सिलेंडर के लिए वो खत्म की है, जिसने गरीब बीमारी के लिए इलाज करा नहीं पाता था, मर जाता था, उसको आयुष्मान भारत के जरिए ऐसा उसको स्कीम दी है।
लोगों को जो है यूथ को भी कौशल इंडिया के माध्यम से जो है आगे बढ़ाने की जो है एक रास्ता दिखाया है। और जिस तरीके से पूरे भारत में विकास की गंगा बहती जा रही है और पूरा जो देश का आर्थिक ढांचा जो सुधरा है, और मैं रोकना चाहूंगा आपको, मैं समय चाहूंगा, मैं समय का अभाव है, समय का अभाव है, मैं रोकना चाहूंगा साहू साहब आपको, आर्थिक स्थिति को साहू साहब रोकना चाहूंगा मैं, समय कम है। तो चले 1980 में जनसंघ की स्थापना के बाद बनी बीजेपी, और बीजेपी का जो स्लोगन कभी हुआ करता था कि अटल अडवाणी कमल निशान मांग रहा है हिंदुस्तान, उसके बाद साइनिंग इंडिया, वो बीजेपी का एक ऐसा दौर था कि उस वक्त के नेता और नेतृत्व का लोकप्रियता परवान कह सकते हैं। आज बीजेपी अब तक के सफर में संख्या बल के आधार पर अपने पार्टी के नेताओं को जिताने में कहा जा सकता है कि सबसे बड़ा आंकड़ा छू अब तक का, और अकेले के दम पे नरेंद्र मोदी सरकार बनाने में कामयाब भी हुए, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन मैंने कहा कि संख्या बल के आधार पर बीजेपी को सफलता पहली मर्तबा मिली है, लेकिन लोकप्रियता नेताओं की लोकप्रियता का जो ग्राफ था वो उस दौर में था जब अटल और अडवाणी थे। आज कहीं ना कहीं आपसी, मैं ये इस वजह से कह रहा हूं कि वो दोनों नेता एक ऐसे सर्वमान्य नेता, सभी राजनीतिक दलों को एक सम्मान के नाते मंजूर थे, लेकिन आज जो राजनीति का बदलाव कहें या इसमें गिरावट कहें, वो किसी से छिपी नहीं है। यही वजह है कि बेशक संख्या बल किसी राजनीतिक दल के पास में आए, लेकिन जो खोता हुआ सम्मान किसी वापस लौटना चाहिए, वो वैभव लौटना चाहिए, उसका अभाव है। इस पर राजनीतिक दलों को जरूर विचार करना चाहिए। बात बीजेपी की, उनके स्थापना दिवस की, ब्लॉग अडवाणी ने जो लिखा है वो महज एक इत्तेफाक नहीं हो सकता, उस पर गौर करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में आज इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।